आज का टॉपिक अरस्तु का भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी कि जो फिलोसोफर्स होते थे सबसे पहले मटेरियलिस्टिक चीजों की स्टडी करते थे। मटेरियलिस्टिक चीजों को समझते थे, भौतिक चीजों को समझते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि दुनिया में आखिर जो भी चीज दिख रही है उसका कारण क्या है। उसका क्या कारण, क्या वो मटेरियलिस्टिक है या वो स्पिरिचुअल है, यानी कि आध्यात्मिक है। तो जो भी हम देख रहे हैं उसका कारण या तो भौतिक हो सकता है या आध्यात्मिक हो सकता है। अब अरस्तु के इसमें क्या विचार रहे हैं वो हमें यहाँ पे देखना है, वो हमें यहाँ पे समझना है। क्योंकि जब तक हम उनके विचार नहीं समझेंगे तब तक हम उनको और अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे बेटर है और सबसे बेस्ट है कि उनके जो इम्पोर्टेंट जो फिलॉसफी है या इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइंस है उसको हम समझ सके। तो अरस्तु ने अपनी ज्ञान मीमांसा के अनुरूप दर्शन के विषय को समझने के लिए भौतिक जगत का अध्ययन किया। ज्ञान मीमांसा यानी कि स्टडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान। ज्ञान को समझना, ज्ञान के स्वरूप को समझना आसान नहीं है। ज्ञान को समझने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें आसपास की दुनिया को समझना पड़ता है, भौतिक दुनिया को समझना पड़ता है। तो भौतिक जगत का अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या किया? आसपास की चीजों को परखना शुरू किया। और उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक अध्ययन के अनुभव से दर्शन के ज्ञेय तत्व का सहज उपलब्धि संबंध है। यानी कि साइंटिफिक, अगर हम चीजों को साइंटिफिकली स्टडी करें, अगर हम चीजों को साइंटिफिकली देखें तो क्या होता है? साइंटिफिकली चीजों को देखते हैं तो कोई भी तत्व है उसका नोएबल पार्ट हमें समझ आता है। नोएबल मतलब जिसे जान सकते हैं, जिसे समझ सकते हैं। कोई भी चीजों को समझ सकते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये चीज ज्ञेय है या तो ये जानने योग्य है। अगर वो चीज जानने योग्य नहीं है तो हम उसको उसको परख उसको साइंटिफिक चीजों से नहीं परख सकते। उसको हम अलग तरीके से या तो इंट्यूटिव तरीके से या तो स्पिरिचुअल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे जो चीज समझा जा सकता है, जिसको परखा जा सकता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसके लिए, उनके लिए वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एरिस्टोटल जो थे वो काफी साइंटिफिक अपने मेथड्स रखते थे। कोई भी चीजों को कोई भी चीजों को समझना है, उसको अध्ययन करना है तो वो कोशिश करते थे कि सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली समझा जाए। तो वहां पे उन्होंने भौतिक चीजों का अध्ययन किया ताकि वो कार्य कारण के सिद्धांत को समझ सके। यानी कि जो भी कारण दिख रहा है, जो भी कार्य दिख रहा है उसका कारण क्या है ये जान सके। इसमें सबसे पहले उनके जो विचार है वो प्रकृति में आकस्मिकता। तो अरस्तु एरिस्टोटल ने वस्तुओं के कार्य कारण संबंध पर विचार कर प्राकृतिक नियमों का क्षेत्र निश्चित किया। यानी कि जो प्राकृतिक नियम है, यानी कि जो चीजें हम देख रहे हैं उसमें नेचुरल लॉ क्या है। क्योंकि नेचुरल लॉ, कॉस्मिक लॉ, ये काफी जरूरी चीज होती है। और कॉस्मिक ऑर्डर, रीत रीन, ये सब इंडियन फिलोसफी में बताया गया है कि जो भी चीजें आसपास लागू होती है वो कॉस्मिक ऑर्डर के रूप में लागू होती है। तो अरस्तु ने भी यहाँ पे चार कारण बताए हैं, जो कि चार कारण, जो उन्होंने बोला कि ये चार कारण जो है वो नेचुरल लॉ के तर्क पे आते हैं। तो चार कारणों की अनुपस्थिति में किसी कार्य का उत्पन्न होना संभव नहीं है। उन्होंने बोला कि ये चार कारण ऐसे हैं कि अगर ये चार कारण नहीं होंगे तो कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होगा। अभी हम इसको समझना उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जब हमने कर्मा और कर्म सिद्धांत पढ़ा तो हमें पता है कि कार्य कारण संबंध क्या होता है। और हमने जो जैन में समवाय का भी पढ़ा था तो उसमें पता चला कि कार्य कारण संबंध में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसको अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे कारण हैं जिसको अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है। वो कार्य में उसके स्टार्टिंग से लेके, यानी कि उसकी उत्पत्ति से लेके उसके अंतिम समय यानी कि उनके प्रलय, डिस्ट्रक्शन तक वो कार्य में उपलब्ध रहते हैं। तो ऐसी कौन सी कारण है जो कि कार्य में उपलब्ध रहते हैं? जैसे कि हमने भी जैन में पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, समवाय, जिसमें काल था, स्वभाव था, है ना।
तो ये सारी चीजें थी जो कि हम बोल सकते हैं कि वो निश्चय ही कार्य में रहती है। तो यहाँ भी कुछ कारण ऐसे बताए गए हैं जो निश्चय ही कार्य में रहती है। तो वो कौन से कारण बताए गए हैं वो हमें देखना है। अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया है, ब्रॉन्ज की मूर्ति। ब्रॉन्ज से मूर्ति जो है अगर मूर्ति बनानी है तो ब्रॉन्ज से मूर्ति का आकार खुद से ग्रहण नहीं करता तब तक मूर्ति नहीं बनती। यानी कि जब तक जो ब्रॉन्ज है वो मूर्ति का आकार ग्रहण नहीं कर लेता, यानी मूर्ति का आकार या बोले फॉर्म, फॉर्म अगर वो ग्रहण नहीं कर लेता है तो मूर्ति नहीं बनती। मूर्ति के बारे में आपने विचार किया कि ऐसी मूर्ति बननी है, ऐसी मूर्ति बननी है, उसमें हाथ होने चाहिए, पैर होने चाहिए, सर होने चाहिए, ऐसी मूर्ति बननी है। ये विचार रख के आपने मूर्ति बनाने की शुरुआत की। जब तक वो ब्रॉन्ज वो मूर्ति के आकार में ना दिखने लगे तब तक वो मूर्ति नहीं कहलाएगी। तो ये हो गया एक कारण। दो कारण इसमें हो गए कि कोई भी मूर्ति तैयार करने के लिए तो सबसे पहले उसमें मटेरियल का होना इम्पोर्टेंट है, यानी ब्रॉन्ज का होना इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि उसमें आकार का होना इम्पोर्टेंट है, यानी कि फॉर्म का होना इम्पोर्टेंट है। मटेरियल और फॉर्म ये दोनों अगर उपलब्ध है तभी वो मूर्ति बन सकती है। पर क्या ये दो चीज ही होना जरूरी है या उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि होना जरूरी है? अभी इंडियन फिलोसफी में बोला कि यहाँ पे उपादान कारण यानी कि मटेरियलिस्टिक कॉज होना जरूरी है। एरिस्टोटल के हिसाब से मटेरियल उपादान कारण यानी कि ब्रॉन्ज होना जरूरी है तभी मूर्ति तैयार होगी। दूसरा निमित्त कारण यानी कि उसको बनाने वाला मतलब उसको आकार में होना जरूरी है, निमित्त कारण। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो मूर्ति को बनाने के लिए उसका मूर्ति का आकार यानी कि डिजाइन पहले से हमारे दिमाग में होना जरूरी है, तभी हम मूर्ति बना पाएंगे। उसके बाद जो दूसरी और तीसरी चीजें हैं वो है मूर्तिकार। मूर्तिकार यानी कि एफिशिएंट कॉस्ट। जब तक मूर्तिकार नहीं होगा तब तक ब्रॉन्ज जो है और कांसे जो है वो मूर्ति में नहीं ढलेंगे, मूर्ति में नहीं बदलेंगे। तो ये हो गया तीसरा कारण। और चौथा कारण बताया गया है उद्देश्य। मूर्तिकार का उद्देश्य क्या है, मन में उसने मूर्ति की संकल्प किया और उन्होंने मूर्ति बनाई। और यही आवश्यक नियम है। कोई भी घटना अगर हो रही है, कोई भी पूर्ण हो रही है तो उसमें ये चारों कारण का संबंध होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों कारण नहीं होंगे तो वो घटना भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने कार्य कारण सिद्धांत रखे हैं। इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि मटेरियलिस्टिक यानी कि मैटर एंड आकार यानी कि फॉर्म, ये दोनों चीज बहुत ही आवश्यक है। बट इसके साथ इसे इन्होंने ये दोनों चीज को डिवाइड कर दिया है, यानी कि पर्पस और पर्पस यानी कि उद्देश्य जो कि है फाइनल कॉज, और एफिशिएंट कॉज यानी कि मूर्तिकार। तो ये चारों चीजों में, चारों कारणों में उन्होंने डिवाइड किया और उस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये संबंध की वजह से ही कोई भी कार्य निश्चित है, अदरवाइज वो निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे योग्यता मात्र से कोई उपादान अथवा निमित्त किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे जो फिलोसोफर्स है उन्होंने गति पे डिस्कशन किया। गति मतलब उसमें जान कौन भर रहा है, ये अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कोई भी मूर्ति बन गई है ना, कोई भी मूर्ति का डिजाइन बनाने का आपने सोचा है, बट वो कार्य कैसे आरंभ होगा, यानी कि उसमें गति कैसे आएगी। तो गति को काफी डिस्कशन किया है। और ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उन्होंने गति को डिस्कशन इस तौर पे किया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि गति जो है वो बदलती रहती है, उसमें बदलाव होते रहता है, चेंज होते रहता है, इसी वजह से कोई नई चीज उत्पन्न होती है। यानी कि मटेरियलिस्टिक चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजों में गति होती रहती है, गति होने की वजह से उसमें परिवर्तन होता है। अगर कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजों में गति नहीं होगी तो परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन के लिए गति बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी काफी फिलोसोफर्स ने कहा है।
बट गति कैसी होनी चाहिए ये भी समझाया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो चीज एग्जिस्ट करती है उसमें ही गति हो सकती है, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उसमें गति नहीं हो सकती। आप लोग को सुन के लगेगा हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि जो चीज हमको दिख रही है, जो चीज हो रही है और जो चीज है उसमें ही तो गति दिखेगी। जो चीज नहीं हो रही है उसमें तो गति नहीं दिखेगी। तो इस प्रकार के कंसेप्ट, एक फिलोसोफर है जो बोलते हैं कि कोई भी बदलाव जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है। जो चीजें एब्सोल्यूट है उसमें उसमें बदलाव होना ही पॉसिबल नहीं है, वो पैरमेनाइट्स है। तो पैरमेनाइट्स के कंसेप्ट को एरिस्टोटल ने चैलेंज किया है। उन्होंने बोला है कि गति की वजह से हमें संसार में उत्पत्ति दिखाई देती है। अगर गति नहीं होगी तो संसार में उत्पत्ति भी नहीं दिखाई देगी। और इन्होंने ये भी बोला है कि गति जो है जो मटेरियलिस्टिक चीजों में दिखती है, बट मटेरियलिस्ट चीजों की भी उत्पत्ति होती है, और इसी के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो गति का जो रूप है, अबाध रूप है, वो निमित्त और उपादान के संपर्क के स्थायी रहने पर निर्भर करता है। और यह संपर्क कब तक बना रहेगा पहले से जाना नहीं जा सकता। यानी कि जो गति है, गति का कोई भी जो रूप है, निमित्त है, उपादान है, उसमें कब तक संपर्क रहेगा, यानी कि कब उसमें कांटेक्ट होगा ये जाना नहीं जा सकता। अब इसको कैसे समझेंगे? पैरानाइट्स ने बोला कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं होती, जो चीज का हमें आभास नहीं होता, उसका अभाव नहीं होता, वो चीज वो चीज उसमें गति नहीं हो सकती। पैरानाइट्स ने ऐसा बोला कि जिसमें जो एग्जिस्ट नहीं करती उसमें गति नहीं हो सकती। बट यहाँ पे एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं कॉन्ट्रेरी में? एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि गति कोई भी चीज में कब आएगी वो हम नहीं बता सकते हैं। गति का संपर्क कब आएगा, कब तक बना रहेगा, ये पहले से नहीं बता सकते। गति का संचार होने के बाद गतिमान वस्तु का स्वभाव वह नहीं रह जाता, ये हम बता सकते हैं। गति कब आएगा कोई भी ऑब्जेक्ट में, मटेरियलिस्टिक चीजों में, जिसमें जिसके कारण उसमें चेंज यानी कि बदलाव आएगा, वो हम नहीं बता सकते। बट गति आने के बाद आगे क्या होगा वो हम बिल्कुल बता सकते हैं। क्योंकि जैसे जैन दर्शन में बोला कि जो भी वस्तु है उसमें हमें बदलाव दिख रहा है, समय के हिसाब से हमें बदलाव दिख रहा है, काल की वजह से बदलाव दिख रहा है, स्वभाव की वजह से बदलाव दिख रहा है, इंसान की पुरुषार्थ की वजह से बदलाव दिख रहा है। यानी कि बदलाव जो दिख रहा है उसको समझना आसान है, उसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो बदलाव कहीं ना कहीं गति की वजह से दिख रहा है। तो गति का संचार होने के बाद गतिमान वस्तु का स्वभाव वह नहीं रह जाता जो पहले था। गति के प्रभाव में कितनी ही अड़चनें पैदा हो सकती है, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। कोई भी, जैसे कि आप बोल रहे हो कि एक एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। एप्पल जो है ग्रीन से, ग्रीन एप्पल है, उसमें गति रहेगा यानी कि परिवर्तन होगा, और परिवर्तन के बाद कुछ समय के बाद वो हरा एप्पल लाल में बदल जाता है। अब यहाँ पे कुछ जो फिलोसोफर्स है वो बोलते हैं कि ये जो बदलाव हो रहा है वो उसमें गुणों में बदलाव हो रहा है, क्वालिटीज में बदलाव हो रहा है, उसके गुण में बदलाव हो रहा है। मतलब उसका जो बाहर का लेयर है वो बदल रहा है, अंदर का उसका स्वाद बदल रहा है। हरा एप्पल थोड़ा सा टेंजी टेस्ट होगा, जो रेड एप्पल है वो मीठा स्वाद होगा। तो वहाँ पे क्वालिटी में परिवर्तन हो रहा है। बट बात तो यही हो गई कि वहां पे परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन का स्वभाव बदल रहा है, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये एरिस्टोटल ने बताया है, गति के प्रवाह पे डिपेंड करता है। पदार्थ को चालित करने वाली चालक वस्तु स्वयं उसके स्पंदनों से प्रभावित होकर बहुत कुछ बदल जाती है। और जो बदलाव हो रहा है वो बदलाव सिर्फ वो ऑब्जेक्ट की क्वालिटी की वजह से नहीं होता, उसके अलावा जो एफिशिएंट कॉज है, यानी कि उसका जो चालक है, ठीक है। यानी कि एक उदाहरण के तौर पे आपको पता है कि ग्रीन एप्पल से रेड एप्पल कन्वर्ट होने में, ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, मे बी 5 से 6 दिन लगता है। अब वहां पे एक आदमी आता है, वो क्या करता है, उसको उसमें कुछ केमिकल्स डाल देता है, केमिकल्स की वजह से उसका रंग एक दिन में बदल जाता है।
या यानी कुछ घंटे में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं बोल सकते कि गुणों की वजह से बदलाव हुआ। यहाँ पे क्यों बदलाव हुआ? वहां पे गति की वजह से बदलाव हुआ। और गति का कारण क्या था? वो पुरुषार्थ, वो मनुष्य जो कि उसमें बदलाव ला रहा है, यानी कि चालक जो है वो वस्तु को प्रभाव कर रहा है, उसको बदल रहा है। तो यहाँ पे एरिस्टोटल यही बताते हैं कि कोई भी बदलाव हो रहा है तो वो किस किस कारणों से उसमें बदलाव हो रहा है। तो इन सब निरीक्षणों से अरस्तु ने यह नतीजा निकाला कि प्रकृति में पाई जाने वाली निश्चितता का एक संदर्भ होता है, जिसके बाहर कुछ भी निश्चित नहीं होता। यानी कि प्रकृति में कोई भी चीजें देख रहे हैं, कोई भी चीजें बदलाव हो रही है, उसमें सर्टेनिटी तो होती है, क्योंकि बदलाव जो हो रहा है या तो अपने आप हो रहा है या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है। दो प्रकार के फोर्सेस, एक्सटर्नल बाहरी कोई फोर्स, या तो इंटरनल फोर्स, इसकी वजह से बदलाव हो रहा है। बट बदलाव तो हो रहा है, और बदलाव में सर्टेनिटी है कि ये बदलाव हो रहा है, निश्चित है। यानी कि जो चीज एग्जिस्ट करती है उसमें बदलाव हो रहा है, ये भी निश्चित है। और यही सर्टेन है, यही निश्चित है, और उसके अलावा कुछ भी चीजें निश्चित नहीं है। इस प्रकार की उन्होंने विचार रखे। अब इसको ही और अच्छे से समझने के लिए कि इन्होंने ऐसे विचार क्यों दिए, क्या क्या इनका मुद्दा रहा है, इनकी इनकी क्या सोच रही है, और किस वजह से इन्होंने इस प्रकार के थॉट्स रखे हैं, वो भी देखना इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि ये जो एरिस्टोटल के जो बिलीफ्स है, उनके जो फेथ है, उसका आखिरकार कारण क्या है, वो किस वजह से उन्होंने ये इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। क्योंकि जो भी फिलोसोफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो पहले दी गई बातों को चैलेंज करते हैं, या तो वो अपनी कुछ थॉट्स प्रोसेस रखते हैं। तो यहाँ पे हम वही देखते हैं कि एरिस्टोटल ने कौन कौन से पॉइंट्स को रखा है। तो उससे पहले, ये सब हमारा टॉपिक रहेगा आज का। उससे पहले अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। मैम एक डाउट था, आपने बोला था फर्स्ट चार प्रकार के जो कारण होते हैं, फर्स्ट इज उपादान मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट। फिर जो बनाता है कुंभकार या वॉटएवर, तो दही वो निमित्त कारण हो गया। फिर उद्देश्य द फाइनल प्रोडक्ट। सेकंड वाला नहीं बैठा मैम, सेकंड वाला क्या नहीं समझ आया। अच्छा, कोई वन और थ्री बता। एंड फोर हो गया। हाँ थर्ड हाँ। वन मूर्ति बनाने वाला। थर्ड निमित्त कारण मूर्ति बनाने वाला हो गया, सेकंड पूछ रही हो। पहले वो क्या सोचता है ना आकार। कि क्या बनाना है, उसको उसका क्या बनाना है, तो वो फॉर्म सोच करके करेगा ना। तो सेकंड है वो फॉर्म। मटेरियल आकार कॉज हो गया ना फर्स्ट वन। फर्स्ट तो आकार या है डिजाइन। फर्स्ट तो फर्स्ट मटेरियल हो गया, थर्ड बनाने वाला हो गया, फोर्थ फाइनल प्रोडक्ट हो गया, सेकंड वाला आकार, आकार फॉर्म। आकार। फॉर्म। हाँ, डिजाइन। ओके। फर्स्ट ठीक प्रोडक्ट है। हो गया ना का। सेकंड उसका आकार या डिजाइन हो गया। थर्ड वन हुआ जो बनाने वाला पर्सन है वो हो गया, और फोर्थ किस पर्पज फोर्थ से फाइनल बनाया प्रोडक्ट। प्रो है। हाँ ठीक है। हाँ, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। क्लियर है? हाँ और मैम। कोई गति के बारे में आपको समझा? यस हाँ मैम। मैम। ठीक है। अभी ये देखते हैं। अब यहाँ पे ना ऐसे टर्म्स आएंगे कि जिसको देख के थोड़ा सा लगेगा कि ये कौन से टर्म पूछ दिया है और ये किस प्रकार के चीजें हैं। हाइलोमॉर्फिज्म, अब इसका मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? हाइलोमॉर्फिज्म, कोई बदलाव नहीं। की बात कर रहे हैं, कोई बदलाव की बात कर रहे हैं, बट वो बदलाव कैसा हो रहा है, वो बदलाव का कारण क्या है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है, वो यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये क्या होता है? कभी किसी ने सुना है, देखा है? नो मैम। अभी पढ़े हम, कोई गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है? मतलब बदलाव जो आप गति की बात कर रहे हैं वही वाली हाँ, बात कर रहे हैं। बदलाव हाँ। ही है। हाइलोमॉर्फिज्म एक बदलाव की बात कर रहे हैं, बट इस शब्द का आर्थिक मतलब क्या है?
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। यानी कि यहाँ पे जो आप शब्द देख रहे हैं, हाई लो, ठीक है, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है मैटर, ठीक है। दूसरा आप जो शब्द देख रहे हो, मॉर्फ, मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब क्या हो गया? चेंज। फॉर्म, फॉर्म। 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 हाँ। और ये जो मैटर और जो फॉर्म है उसकी वजह से बदलाव होता है, उसको ही हाइलोमॉर्फिज्म बोलते हैं, जो कि एरिस्टोटल का कंसेप्ट है, जो बताते हैं कि जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसमें मैटर भी होता है और उसमें डिजाइन भी होता है, यानी कि उसमें एसेंस होता है, मैटर भी होता है और डिजाइन भी होता है। अभी प्लेटो का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, तो प्लेटो बोलते हैं कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, कि यानी कि सारी दुनिया में जितनी भी चीजें वो आइडियाज से आ रही है। बट एरिस्टोटल बोलते हैं, नहीं, आइडियाज से कैसे आ सकती है, आइडियाज को तो मैटर की जरूरत है। आकार तो आपने बोल दिए आकार है, बट आप आकार को किसको दोगे, है ना? आकार को भी आपको, अगर आकार को देना है तो आकार को मैटर को दोगे ना। जो कासा है, कासा कैसे परिवर्तन हो रहा है, कासा मूर्ति में कैसे परिवर्तन हो रहा है? कासा कोई आकार की मदद से परिवर्तन हो रहा है, बट अल्टीमेटली तो कासा परिवर्तन हो रहा है, ब्रॉन्ज परिवर्तन हो रहा है ना। तो जस्ट आकार से परिवर्तन नहीं हो सकता, आकार के साथ साथ, डिजाइन के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको मैटर भी चाहिए। तो वही एरिस्टोटल बताते हैं थोड़ा, इसलिए बोला गया कि एरिस्टोटल ने प्लेटो के थॉट्स को बहुत खंडन किया है, बहुत ही ज्यादा आलोचना किया है, बहुत सारे सवाल उठाए कि सिर्फ आइडियाज से हम कैसे बोल सकते हैं कि दुनिया की चीजें बन सकती है। और इसीलिए इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट कॉज बताए हैं, कारण बताए हैं, जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि दुनिया की चीजें इस बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके कार्य कारण को समझा सकते हैं। तो एरिस्टोटल यहाँ पे, जो एरिस्टोटल के 3 कंसेप्ट बहुत पॉपुलर है, और ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि आज की जो मनोवैज्ञानिक जो स्टडीज है, कॉग्निटिव साइंस है और जो कॉन्शियसनेस स्टडीज है, उसमें ये थ्योरीज बहुत पॉपुलर है। और ये एक सब्जेक्ट होता है फिलोसफी ऑफ माइंड, यानी कि हमारा जो मन है, माइंड है, आत्मा है, उसके बारे में विचार करना। उसमें 3 थ्योरीज बहुत पॉपुलर है। पहले तो कि जो दुनिया है वो ड्युअलिस्टिक है, ड्युअलिस्टिक है मतलब कि माइंड एंड बॉडी, इसको ड्युअलिस्टिक बोलते हैं। तो ये डेकार्ट्स डेकार्ट्स ने बताया है कि माइंड एंड बॉडी 2 सब्सटेंस होते हैं, डेकार्ट्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और ये 2 सब्सटेंस है, और एक सब्सटेंस आध्यात्मिक को रिप्रेजेंट करता है और एक सब्सटेंस भौतिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, पहले के जो जमाना था उसमें साइंस क्या मानता था कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज या कि भौतिक चीजों को ही हम समझ सकते हैं, इसलिए भौतिक चीजों को ही हम बोल सकते हैं कि वो अस्तित्व में है। बट आज क्या हुआ है कि आज भौतिक चीजों का कारण क्या है वो जानने की हमारी क्या बोलते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। और इस क्यूरियोसिटी के लिए हम अब आध्यात्मिक चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। आध्यात्मिक चीजें में जैसे सोल आ गया और नॉन फिजिकल सब्सटेंस आ गया, उसकी स्टडीज बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है। तो ये पहला जो थ्योरी है सब्सटेंस ड्युअलिज्म, इसको समझाता है। दूसरा है जो थ्योरी है फिजिकलिज्म। फिजिकलिज्म मतलब जो फिजिक्स, भौतिक, और इसमें बोलते हैं कि जितनी भी चीजें हैं उसको फिजिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसके मोशन को स्टडी किया जा सकता है, और इससे हम दुनिया को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और एरिस्टोटल की सबसे खास बात यही है कि उन्होंने मेटाफिजिक्स टाइप का कुछ बताया ही नहीं था। वो तो फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स का अध्ययन कर रहे थे, गति का अध्ययन कर रहे थे, मोशन का अध्ययन कर रहे थे, मोशन के कारण का अध्ययन कर रहे थे। और ये अध्ययन करते करते वो मोशन के कारण तक तब जब पहुंचे, तब वहां पे ये नया टर्म यानी कि मेटा ऐड हो गया। और क्योंकि ये मेटा ऐड हो गया और इसलिए ये मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा, ये स्टडी शुरू हो गए।
तो यानी एरिस्टोटल ने ऐसा कोई टर्म दिया ही नहीं मेटाफिजिक्स, ये तो फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे थे। तीसरा जो इन्होंने बताया है उस कंसेप्ट को बोलते हैं हाइलोमॉर्फिज्म, जो कि जिसकी शुरुआत काफी टाइम बाद हुई, जब एरिस्टोटल के कंसेप्ट्स को और अच्छे तरीके से समझा गया तो बताया गया कि एरिस्टोटल का कंसेप्ट तो हाइलोमॉर्फिज्म की थ्योरी बताता है, यानी कि मैटर एंड फॉर्म की थ्योरी बताता है। तो ये तीन जो थ्योरीज है वो काफी पॉपुलर है उनके कंसेप्ट्स को समझने के लिए। एरिस्टोटल के बारे में कुछ शब्द, मैम इनका सेकंड, मैम सेकंड वाला वापस थोड़ा सा बताइए ना। फिजिकलिज्म मतलब कोई भी दुनिया की चीज है उसको भौतिक दृष्टि से देखा जा सकता है, भौतिक दृष्टि से समझा जा सकता है, और दुनिया में कोई भी चीज है उसको समझने के लिए हमारा यानी कि ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, हमारे थॉट, हमारे अनुभव, ये इम्पोर्टेंट है। तो फिजिकलिज्म वो थ्योरी है कि अल्टीमेटली जितनी भी चीजें हैं दुनिया में वो अल्टीमेटली मैटर है, तो वो फिजिकलिज्म होती है। ओके। एरिस्टोटल जो है उनका जन्म स्टैगिरा, ग्रीस में हुआ। उन्होंने पढ़ाई की प्लेटो के एकेडमी में। उन्होंने अलेक्जेंडर की कोचिंग की, उनको सिखाया, जो कि हमें पता है बाद में उन्होंने काफी डायनेस्टीज को कॉन्क्योर किया, काफी वो प्रचलित है वो। फिर उसके बाद उनके जो स्कूल है उनका नाम है लाइसियम, और यहाँ पे काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, बायोलॉजी, लॉजिक, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिजिक्स, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी, एथिक्स। ये उनकी स्कूल है। उन्होंने खुद ही एक स्कूल चालू किया जब उन्होंने एकेडमी छोड़ा। एकेडमी छोड़ने के बाद अलेक्जेंडर की भी पढ़ाई पढ़ाया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपनी स्कूल चालू की जिसका नाम है लाइसियम। और उनकी कुछ राइटिंग्स हैं, उनके कुछ वर्क है। अब ये भी है कि उनकी जो राइटिंग्स है उनको समझना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स दिए गए हैं, सेंटेंस बहुत लॉन्ग है, समझना इजी नहीं है। बट बोला जाता है कि अगर प्लेटो ने जो लिखा है अगर वो सिल्वर है, तो एरिस्टोटल ने जो लिखा है या जो भी उनके वर्क रहे हैं वो गोल्ड है, वो सोना है। यानी कि एरिस्टोटल का वर्क मोर क्लियर है और एडवांस फॉर्म में है एज कम्पेयर टू प्लेटो। तो उनके जो सर्वाइविंग वर्क्स है वो उनके स्टूडेंट्स के लेक्चर नोट्स रहे हैं, और या तो डायलॉग्स रहे हैं जो कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ किए थे, वो सारे सर्वाइविंग वर्क है जिसके थ्रू आज हम उनकी स्टडी कर रहे हैं। सर्वाइविंग वर्क्स में कुछ नाम है। ऑर्गेनॉन, जो कि लॉजिक की चीजों के बारे में बात करते हैं, एंड थ्योरेटिकल साइंस से रिलेटेड उनके वर्क है। फिर प्रैक्टिकल साइंस से रिलेटेड उनके वर्क है, और प्रोडक्टिव साइंसेस, आर्ट, इससे रिलेटेड उनके वर्क है। अब मैं जैसे आपको एक नाम बताई थी, पैरमेनाइट्स। पैरमेनाइट्स कौन है? पैरमेनाइट्स इलियटिक स्कूल, एक इलियटिक स्कूल बोलते हैं, वहां के वो फिलोसोफर है। और पैरमेनाइट्स बोलते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, उसमें जो अल्टीमेट चीज है, अल्टीमेट कॉज है, उसमें बदलाव पॉसिबल नहीं है। अगर वो बदलेगा, वो उसमें बदलाव दिखेगा, तो वो उसके अस्तित्व को हम नहीं समझा सकते। तो इनके आर्ग्यूमेंट्स को एरिस्टोटल ने चैलेंज किया है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बस बताती हूँ क्या इनके आर्ग्यूमेंट्स कौन से रहे हैं। उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट है कि जो नॉन बीइंग है, नॉन बीइंग मतलब जो जिसको हम आभास नहीं कर सकते, और जिसको हम जिसकी भाव को हम समझ नहीं सकते, वो नॉन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा आर्ग्यूमेंट इन्होंने रखा है कि जनरेशन यानी कि उत्पत्ति तभी पॉसिबल है जब नॉन बीइंग होगा, क्योंकि नॉन बीइंग से ही बीइंग आएगा ना। तो जनरेशन यानी कि उत्पत्ति तभी पॉसिबल है जब नॉन बीइंग होगा, और इसीलिए क्योंकि नॉन बीइंग ही एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए उत्पत्ति एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसी आर्ग्यूमेंट को एरिस्टोटल ने चैलेंज किया। एरिस्टोटल मानते हैं कहीं ना कहीं कि नॉन बीइंग अस्तित्व में नहीं है, बट ये भी मानते हैं कि
नॉन बीइंग अस्तित्व में नहीं है उसके बाद भी उत्पत्ति पॉसिबल है। और ये मैंने आपको अभी बताया कि उत्पत्ति कैसे पॉसिबल है, चीजों में यानी कि मैटर में और उसके आकार में बदलाव के कारण। उसमें बदलाव होता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण उत्पत्ति होती है। और इसीलिए इनके थॉट को हाइलोमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी कि उनके मैटर और उनके आकार में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन से ही नया जनरेशन यानी कि नई उत्पत्ति हो रही है। तो ये आर्ग्यूमेंट को खंडन किया गया है, जो पैरमेनाइट्स के आर्ग्यूमेंट है कि नॉन बीइंग, जो चीज हम आभास नहीं कर सकते, वो अस्तित्व में नहीं है, और इसलिए उत्पत्ति अस्तित्व या उत्पत्ति या कोई नई चीजें आ रही हमारी दुनिया में, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स पैरमेनाइट्स ने दिए हैं। देखिए, अभी पैरमेनाइट्स के आर्ग्यूमेंट को भी कहीं ना कहीं से सच माना जा सकता है, क्योंकि अगर इनके थॉट्स को हम वैदांतिक थॉट से कंपेयर करें तो काफी हमें साउंड लगते हैं, रीजनेबल लगते हैं, कि जो अल्टीमेट वाली चीजें हैं वो नहीं बदल सकती, वो तो एक ही होगी, उसमें तो बदलाव नहीं होगा। बट क्लैरिटी कब आती है, जब हम इसको सांख्य की दृष्टि से देखते हैं कि भले बदलाव नहीं हो रहा बट परिणाम हो रहा है, प्रकृति परिणामवाद यहाँ पे हो रहा है, यानी कि प्रकृति ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी कि मैटर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और क्योंकि मैटर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और इसी वजह से हमें दुनिया में इतनी सारी चीजें दिखती है, ठीक है। और इसको अगर समझना है ना, तो ये जो मैंने आपको हिंदी के नोट्स बताए उसमें एक कंसेप्ट है, एक सेकेंड बता देती हूँ कौन सा कंसेप्ट है। उसमें कंसेप्ट है असीम के बारे में, असीम यानी कि इनफाइनाइट के बारे में। ये कंसेप्ट अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे, असीम का अर्थ क्या है और असीम को कैसे समझा जा सकता है, यानी कि इनफाइनाइट को कैसे समझा जा सकता है, तो ये सारे कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। ओके, बट फिर भी नेक्स्ट क्लास में हम जो पैरमेनाइट्स ने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, उसको एरिस्टोटल ने कैसे उसको खंडन किया है वो देखेंगे। एरिस्टोटल ने किस प्रकार के आइडियाज दिए कि चेंज होते हैं, उन्होंने बताया, ये एप्पल का एग्जांपल दिया कि किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, और नई जनरेशन्स कैसे, यानी कि नई उत्पत्ति कैसे हो रही है, वो बताया। और वो उत्पत्ति के कारण बताया, जो जो कि मैंने आपको 4 कारण बताए हैं, वो 4 कारण उन्होंने बताया। तो ये जो फाइनल चीजें हैं हम लोग कल देखेंगे, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कल की क्लास होगी, उसको मिस मत करिए, तो इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आज का जो भी पढ़ा है वो क्लियर है? कहीं पे डाउट, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है? नहीं मैम, क्लियर है मैम। हाँ, सिमर जी का क्वेश्चन है, डज इट मीन एवरीथिंग हैज अ मटेरियल बेसिस एंड नथिंग इज विदाउट फॉर्म? Does it mean matter and change? Does it mean everything has a material basis and nothing is without form? This denying the chain concept of formless. किस कॉन्सेप्ट में आप बोल रहे हैं सिमर जी? तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आपकी नेक्स्ट क्लास होगी शायद अभी, या तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, ओके देन, ठीक है, फिर जय जिनेंद्र, कल मिलते हैं। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र।